बेसिकली आपको जो यूनिट 2 के अंदर हम लोग एचआरएम की बात करेंगे, तो एचआरएम जो है वो करता क्या है, वो रिकॉर्डिंग वो सॉरी वो एम्प्लॉयज को मैनेज करता है। दैट इज कि वो देखता है कि एम्प्लॉय जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एम्प्लॉयज जो है वो वेल मोटिवेटेड हैं ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं। सही है। और एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो लेने वाला डिपार्टमेंट होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी यही होती है कि वो एम्प्लॉयज को मैनेज करे। सो वन ऑफ द टास्क और मैनेजमेंट टास्क दैट दे डू इज द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखने का काम आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का होता है। सो मोटिवेशन पहले समझते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय मोटिवेशन। सो अगर मोटिवेशन की हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो मोटिवेशन इज द रीजन व्हाई एम्प्लॉयज वांट टू वर्क हार्ड एंड वर्क इफेक्टिवली फॉर द बिजनेस। तो बेसिकली किसी भी रीजन की वजह से अगर आपके एम्प्लॉयज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज के वर्कर्स आर मोटिवेटेड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। देखिए यूजुअली जो है लोग काम क्यों करते हैं? यूजुअली लोग काम इसलिए करते हैं ताकि वो पैसा कमा सकें, ताकि वो अपनी सोशल नीड्स को फुलफिल कर सकें, ताकि उनकी सोसाइटी में जो है वो एक सेइंग हो, एक सेल्फ इम्पोर्टेंस हो, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन मिले कि दुनिया में आए वो लोग कुछ कर रहे हैं वो लोग, एंड साथ ही साथ उनको सिक्योरिटी मिले दैट कि उनको पता हो कि यार हम लोग जो है वो भूखे नहीं मरेंगे, हम लोग जो है वो कुछ ना कुछ कमा के कुछ ना कुछ पैसे जमा करके कुछ ना कुछ खा पी लेंगे। तो यूजुअली लोग जो है वो इस रीजन की वजह से काम करते हैं। तो मोटिवेशन इज बेसिकली कि आपके एम्प्लॉय जो है कि वो उनकी क्या रीजन है कि वो लोग जो है वो ये काम कर रहे हैं। देखिए अभी जैसे आप लोग यहाँ पे क्लास में आके बैठे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन है ना आपकी। सही है। आपको अच्छा रिजल्ट लेकर आना है तो आप जो है वो रिवीजन कर रहे हैं, आपको अच्छा ग्रेड चाहिए तो सर आपके साथ सर बैठ के रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे। सर के लिए भी जो है वो एक मोटिवेशन है कि स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ लेंगे, सही है, तो अच्छा ग्रेड लेकर आ जाएंगे। तो ये मेरी मोटिवेशन है, तभी मैं आप लोग को इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहा हूँ। तो बेसिकली हर एक काम जो आप करते हो ना जिंदगी में, सही है, अब जैसे आप लोग रोजा रमजान चल रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक मोटिवेशन है ना। सही है, आप लोग को जो है वो जन्नत में जाना है इंशाल्लाह, तो इसके पीछे भी एक मोटिवेशन है, तभी आप लोग ये सारे काम कर रहे हैं। So motivation is basically कि why the people want to work hard and work effectively for the business, and it can also be defined as the art of making people come towards a work, कि लोगों को मोटिवेट करना है कि वो कोई ना कोई काम करें। दैट इज बेसिकली व्हाट मोटिवेशन इज। अगर बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके पास एक वेल मोटिवेटेड वर्कफोर्स है, इफ यू हैव अ वेल मोटिवेटेड वर्कफोर्स, अ हाईली मोटिवेटेड वर्कफोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदे क्या होते हैं? सबसे पहले तो हायर प्रोडक्टिविटी, विच मीन्स मोर आउटपुट विल बी प्रोड्यूस एंड कॉस्ट विल बी लो। आपकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा हायर होगी, क्योंकि हर एक वर्कर जो है वो वेल मोटिवेटेड होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाने की कोशिश करेगा। सो हायर प्रोडक्टिविटी विच मीन्स द आउटपुट विल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट विल बी लो। सेकेंडली lower labor turnover, which means that less people will be leaving the organization, तो आपके पास लॉयल वर्कफोर्स बनेगी और आपको रिक्रूटमेंट कॉस्ट वगैरह भी नहीं आएगी। thirdly लो रेट ऑफ एब्सेंटिज्म रेट मतलब कि वर्कर छुट्टियां कम करेंगे अगर वर्कर्स वेल मोटिवेटेड होंगे। फोर्थ इज लो स्ट्राइक्स इन द बिजनेस। अगर वर्कर्स वेल मोटिवेटेड होंगे तो वो ना ही कोई स्ट्राइक एक्शन लेंगे, ना ही वो बिजनेस को किसी भी तरीके से डैमेज करने की कोशिश करेंगे, हमेशा वो बिजनेस का फायदा ही चाहेंगे। तो यूजुअली देयर विल बी लो स्ट्राइक्स इन द बिजनेस। एंड फिफ्थ इज बेसिकली विल प्रोवाइड बेटर आइडियाज एंड विल बी क्रिएटिव। अगर आपके वर्कर्स वेल मोटिवेटेड होंगे सो दे विल कम अप विद न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज एंड दे विल बी क्रिएटिव इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यूजुअली अगर आपके पास वेल मोटिवेटेड वर्कफोर्स होंगे तो यह एक बिजनेस को काफी फायदे जो है वो मिल रहे होते हैं। So this is what a well motivated workforce will give a business these amount of benefits.
फिर मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट बिजनेस में लाने वाले कौन थे, मतलब बिजनेस में ये बात कैसे हुई कि आप जो है वो वर्कर्स को मोटिवेट करें। बिजनेस के अंदर ये बात करी मोटिवेशनल थियरिस्ट ने। मोटिवेशनल थियरिस्ट ने देखा यूजुअली ये एम्प्लॉयज थे जो वर्कर्स को मैनेज कर रहे थे, और ये जो मैनेजर्स थे इन्होंने देखा कि यार वर्कर जो है, सही है, उसकी मोटिवेशन टू वर्क, उसके पीछे जो है वो देयर आर डिफरेंट रीजंस दैट व्हाई ही इज वर्किंग। तो हर एक थियरिस्ट की अपनी अपनी एक थ्योरी थी, और उसने वो अपनी अपनी थ्योरी जो है वो बनाई। सबसे पहला जो थियरिस्ट है आपका वो है F.W. टेलर थियरी। सबसे पहला जो थियरिस्ट है आपका वो है F.W. टेलर। और F.W. टेलर ने जो थियरी बनाई उसको, उसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि उसने कंक्लूड ये करा कि मनी इज द मेन मोटिवेटर, कि भाई पैसा जो है वो वर्कर वो वर्कर को सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। और हर एक वर्कर जो भी जॉब करता है, जो भी एम्प्लॉय है, उसका मेन मोटिवेशन जो काम करने का है वो है पैसा कमाना। हर किसी को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो मनी इज द मेन मोटिवेशन फॉर ईच एंड एवरी वर्कर टू वर्क। और इसकी ये जो कंक्लूजन है ये कैसे बनी, व्हेन ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे ये मैनेजर था वहां पे इसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने कुछ एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करा, उनको ट्रेन करवाया ताकि हर एक एम्प्लॉय जो है वो बराबर हो जाए, बराबरी के लेवल पे आ जाए। और हर किसी को एक टास्क दिया टू परफॉर्म। और एम्प्लॉयज जिन्होंने टास्क टाइम पे कंप्लीट करा, उसने देखा कि वो एम्प्लॉयज जो भी काम कर रहे थे उनको पता था कि अगर वो टास्क टाइम पे कंप्लीट करेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। तो हर एक एम्प्लॉय ने जो है वो टास्क टाइम पे कंप्लीट करा, बिकॉज उसके पीछे उसने रिवॉर्ड रखा हुआ था, दैट वाज मनी। सो एट द एंड ही कंक्लूडेड दैट कि लोगों ने, जो एम्प्लॉयज थे इसके पास, उन सब ने अच्छा काम करा। जब उनको इक्वल ट्रेनिंग मिली और एक बराबरी पे आ गए वो लोग, उन सब ने अच्छा काम करा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक मोटिवेशन अटैच थी, दैट वाज द मनी। सो ही कंक्लूडेड इन हिज थियरी दैट कि पैसा सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। पैसे से बढ़ के एम्प्लॉयज जो है वो किसी और चीज को वैल्यू नहीं करते। लेकिन इसकी थियरी जो है वो बहुत जल्द गलत साबित हुई। दिस थियरी हैड सम लिमिटेशन, और वो दूसरे थियरिस्ट ने इसकी थियरी के अंदर ये लिमिटेशन हाईलाइट करे थे। और लिमिटेशन क्या थे? Employees are motivated by many other things and not just money. Hence, his ideas were too simplistic. Employees may not consider the quality to earn more. यूजुअली होता यह है कि एम्प्लॉयज जल्दी जल्दी काम जब करना शुरू कर देते हैं तो वो क्वालिटी को भूल जाते हैं, और पैसा कमाना उनकी मेन अर्निंग होती है। तो क्वालिटी ऑफ द वर्क माइट बी लॉस्ट। अगर पैसे को आप ज्यादा जो है वो पैसे को आप एज अ मोटिवेटर इस्तेमाल करोगे तो काम की क्वालिटी खराब हो जाएगी। फिर इट इज कॉस्टली फॉर द बिजनेसेस। पैसे से मोटिवेट करना काफी एक कॉस्टली एफर्ट है बिजनेस की तरफ से। एंड डीमोटिवेटिंग फॉर अदर एम्प्लॉयज हु मेंटेन क्वालिटी इन देयर वर्क। यूजुअली वो एम्प्लॉयज जो कि अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, और सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करके अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनको तो ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे ज्यादा किसको मिलेंगे? जिसने क्वालिटी खराब करी लेकिन ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे। तो यूजुअली आपके डीमोटिवेटिंग होते हैं काफी ज्यादा दूसरे एम्प्लॉयज के लिए जो कि अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्वालिटी ऑफ वर्क को मेंटेन करने के चक्कर में वो लोग पैसे कम कमा रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा थियरिस्ट था आपका, दैट वाज अब्राहम मास्लो। और अब्राहम मास्लो की जो थियरी थी उसके अंदर इसने कहा था कि यार वर्कर की एक नीड नहीं होती। पैसे देने से वर्कर का सिर्फ एक लेवल ऑफ नीड फुलफिल होता है। वर्कर जो है वो पैसों से ज्यादा चीजें मांगता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ पैसे से वर्कर की मोटिवेट नहीं होती या कंप्लीट नहीं होती। और भी दूसरी नीड्स होती हैं जो कि वर्कर की नीड को सेटिस्फाई करना पड़ता है। सो अब्राहम मैस्लो ने कहा कि वर्कर की एक नीड नहीं है, बहुत सारी नीड्स है, मल्टीपल नीड्स हैं। और उसने बना दी एक हायरार्की। अब इस हायरार्की ऑफ नीड्स में
इसने जो है वो 5 नीड्स आइडेंटिफाई कर दी. 5 needs were identified in this hierarchy of needs, which includes physiological needs, security needs, social needs, esteem needs, and self-actualization. अब ये पांचों होती क्या है ये जरा डिस्कस कर लेते हैं. Physiological need is basically the need to satisfy the basic necessities, that is food, water, shelter. आप काम करते हो पैसे कमाने के लिए ताकि आप अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई कर सको. तो एक मैनेजर को अगर अपने वर्कर की ये फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई करनी है तो उसको उसको अच्छी इनकम देनी पड़ेगी. अच्छी इनकम देने से जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई होती हैं, बिकॉज पीपल विल बी एबल टू बाय फ्रॉम दोज वेजेस एंड सैलरीज. पीपल विल बी एबल टू अफोर्ड देयर बेसिक नेसेसिटीज. फिर उसके बाद आती है सिक्योरिटी नीड्स. और सिक्योरिटी नीड्स ना दो कैटेगरीज में आ जाती हैं, दैट इज सेफ्टी एट वर्क एंड जॉब सिक्योरिटी. फॉर एग्जाम्पल एक बैंक में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और वो जिस ब्रांच पे काम कर रहा है वहां पे आपने देखा होगा कि भाई गार्ड्स वगैरह बैठे होते हैं. एक अंदर गार्ड बैठा है, एक बाहर गार्ड बैठा है. सो वो गार्ड सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है बल्कि उस वर्कर की प्रोटेक्शन के लिए भी है. वो वर्कर को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहे हैं कि भाई आप जो है वो अगर यहाँ पे काम करने आ रहे हो तो यू फील सेफ, आप सेफ हो. एंड ऑफ कोर्स जॉब सिक्योरिटी एज वेल, कि सेफ्टी एट वर्क मीन्स कि आपको जो जॉब मिली भी है वो सिक्योर रहनी चाहिए. विच मीन्स दैट कि मैं अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर के सर पे हमेशा तलवार लटकनी चाहिए कि आज आपकी जॉब है और कल आपकी जॉब नहीं हो. नहीं, देयर शुड बी जॉब सिक्योरिटी. देयर शुड बी दैट के एम्प्लॉय मस्ट बिलीव दैट के उसके पास ये जॉब अब काफी टाइम तक रहेगी. तो इसकी वजह से मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं ताकि वर्कर को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले कि भाई उसकी जो जॉब है वो लगी हुई है. फिर उसके बाद है आपकी सोशल नीड्स. सोशल नीड्स के अंदर आपका क्या आ जाता है, सोशल नीड्स के अंदर आ जाता है आपका कि आप काम करते हुए दोस्त यार कोलीग्स वगैरह बना लो, उनके साथ टीम वर्किंग आप स्टैब्लिश कर लो. So social needs are basically when you have friends at work and establish teamwork. तो यूजुअली जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हो तो एक आपकी मोटिवेशनल लीड होती है, दैट इज यू हैव फ्रेंड्स एट वर्क. जैसे स्कूल जाना होता है अगर आपको, तो वन ऑफ द मोटिवेशन, आप लोग पढ़ाई तो करने नहीं जाते लेकिन दोस्त यार हैं आपके वहाँ पे, उनके साथ मस्ती करनी है स्कूल में, तभी जो है वो आप लोग जाते हो. दैट इज के सोशल नीड्स आप लोग अपनी सेटिस्फाई करने जाते हो कि आपके दोस्त यार हैं, उनके साथ मिलके तफरी करेंगे स्कूल के अंदर, तो दैट इज बेसिकली योर सोशल नीड्स. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन, जब प्रोफेशनल लाइफ में भी आप आते हो तो आपके दोस्त यार बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में भी, लेकिन फर्क है कि वहाँ पे आप ऑफिस जो है वो काम करने जाते हो अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलके. और सोशल नीड्स जो है वो आपकी सेटिस्फाई होती हैं जब आपकी दोस्ती वगैरह होती है दूसरों लोगों के साथ एट इन दी ऑर्गेनाइजेशन. तो हैविंग फ्रेंड्स एट वर्क एंड एस्टैब्लिश टीम वर्किंग. तो यूजुअली सोशल नीड्स कैसे अचीव होती हैं, व्हेन मैनेजर्स पुट यू इन टीम्स, और टीम्स में बन के आप काम करते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, तो आपकी जो है वो सोशल नीड सेटिस्फाई हो जाती है. एंड देन वी हैव एस्टीम नीड्स. अब एस्टीम नीड्स आपकी क्या नीड्स होती हैं, एस्टीम नीड्स इज बेसिकली द रिकग्निशन फ्रॉम द मैनेजर्स और द बिजनेस. आप जिस जगह पे काम करते हो आपकी ये भी एक नीड होती है कि वो जगह आपको जो है वो रिकग्निशन दे. और रिकग्निशन देने का मतलब क्या है कि वो जगह आपको जो है वो आपका स्टेटस, आपकी एस्टीम जो है वो सेटिस्फाई करे. और यूजुअली मैनेजर्स एस्टीम नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, जैसे वो आपको जो है वो गाड़ी दे देंगे, घर दे देंगे रहने के लिए, ताकि आप जो है वो अच्छी तरीके से रह सको, सरवाइव कर सको. तो इस जब अच्छा घर अच्छा गाड़ी आपको मिलेगा, आपका स्टेटस जो है वो सोसाइटी के अंदर बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आप मोटिवेटेड फील करोगे, लोग जो है वो आपके हायर स्टेटस को देख रहे हैं. तो इस तरीके से मैनेजर जो है वो एस्टीम नीड्स को सेटिस्फाई कर देते हैं. जैसे लेट्स सपोज आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दे दिया. अब एम्प्लॉय ऑफ द मंथ देने से क्या होता है
एम्प्लॉय ऑफ द मंथ देने से आपकी रिकग्निशन बढ़ जाती है दूसरों के सामने, दूसरे जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं उनके सामने आपका स्टेटस बढ़ जाता है। तो इस तरीके की चीजें देने से आप वर्कर की एस्टीम नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो। एंड लास्टली वी हैव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसी नीड होती है कि वर्कर चाहता है कि जिस जगह पे वो काम कर रहा है उस जगह पे उसकी प्रमोशन होती रहे, उस जगह पे उसको डिफिकल्ट टास्क मिलता रहे। मतलब देयर शुड बी अ करियर लैडर दैट ही शुड क्लाइम। एक करियर लैडर होनी चाहिए उसके सामने, मतलब कुछ अरसे बाद उसको आप प्रमोट कर दो, सही है, तो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो बढ़ती रहेगी। सो बीइंग प्रमोटेड on excellent performance, and this is the self satisfaction of an employee from a particular job। जब एम्प्लॉयज को दिखेगा कि यार अगर अच्छा काम करोगे आप तो आपकी जो है वो प्रमोशन भी हो रही है, आपको दूसरी नीड्स भी मिल रही हैं, तो बेसिकली एम्प्लॉय विल बी हाईली सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉब। So self-actualization is the highest level of need which is achieved when the business managers promote the workers to a greater and challenging task। तो इससे वर्कर जो है वो फिर सेटिस्फाई हो जाता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉब। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे ये सारी नीड्स भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, साथ साथ आपको अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर प्रमोशन भी मिल रही है, प्रमोट भी करा जा रहा है, तो यू विल बी हाईली सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉब। तो दैट विल बी योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये आपके डिफरेंट लेवल ऑफ नीड्स हैं जो अब्राहम मैस्लो ने बताया, और अब्राहम मैस्लो ने ये भी बताया कि मैनेजर इसको कैसे कैसे अचीव कर सकता है। दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स टू पे मोर सैलरीज, हायर वेजेस आप पे करो तो वर्कर की ये नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। सिक्योरिटी नीड में आप जो है वो वर्कर को सिक्योरिटी दो, मतलब प्रॉपर, अगर किसी कोल माइन में काम कर रहा है वर्कर तो प्रॉपर ग्लव्स, जैकेट, शूज, इक्विपमेंट वगैरह दो जिससे उसकी सेफ्टी हो, और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दो। सोशल नीड्स में आप टीम वर्किंग वगैरह करो ताकि वर्कर्स की सोशल बिलोंगिंग बढ़े। एस्टीम नीड्स में आप वर्कर को घर वगैरह दो, सही है, गाड़ी वगैरह दो ताकि वर्कर का स्टेटस वगैरह इंक्रीज हो। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आप वर्कर की जॉब प्रमोट करते रहो, उसके काम को और चैलेंजिंग बनाते रहो ताकि वर्कर उस जॉब से सेटिस्फाइड फील करे। फिर उसके बाद जो तीसरा थियरिस्ट था आपका जो कि मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था, दैट वाज हर्ट्जबर्ग विद हिज थियरी ऑफ टू फैक्टर थियरी। अब टू फैक्टर थियरी में इसने दो फैक्टर्स को कंसिडर करा, हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटिंग फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटिंग फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है? Hygiene factors are when they are present at work, they will keep the employees from leaving the job but not motivate them. These include job security, working environment, salary, status, relationship with managers. तो बोला हाइजीन फैक्टर्स जो हैं अगर ये एट जॉब प्रेजेंट होते हैं तो ये वर्कर को मोटिवेट नहीं करते बल्कि वर्कर को बस जॉब छोड़ने से रोकते हैं। जैसे आप जॉब सिक्योरिटी दे रहे हो तो जरूरी नहीं है वर्कर मोटिवेटेड फील करे और काम करे, नहीं, जॉब सिक्योरिटी है उसको कोई मसला नहीं है लेकिन वर्कर शायद मोटिवेटेड ना हो उससे। वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा दे रहे हो लेकिन जरूरी नहीं है वर्कर मोटिवेटेड हो। सैलरी अच्छी दे रहे हो लेकिन जरूरी नहीं है वर्कर मोटिवेटेड फील करे। स्टेटस और रिकग्निशन दे रहे हो लेकिन जरूरी नहीं है वर्कर मोटिवेटेड फील करे। आपने अच्छे मैनेजर्स के साथ रिलेशनशिप रखे हुए लेकिन जरूरी नहीं है वर्कर मोटिवेटेड फील करे, क्योंकि वर्कर हैव डिफरेंट नीड्स दैट कीप ऑन चेंजिंग। अब अगर ये सारी चीजें देखें, ये सारी चीजें तो मोटिवेट करनी चाहिए ना, जैसे अब्राहम मास्लो ने बोला था। लेकिन हर्ट्जबर्ग ने इसके व्यूज को अपोज करा और उसने बोला भाई ये सारी चीजें ना अगर प्रेजेंट होती है ना, ये सिर्फ वर्कर को जॉब छोड़ने से रोकती है, सही है, और इसके अलावा मोटिवेट नहीं करती है। असल चीज जो मोटिवेट करती है वो करती है मोटिवेटिंग फैक्टर्स। व्हेन दे आर प्रेजेंट एट वर्क दे इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज एंड दीज इंक्लूड हाई मोटिवेटिंग फैक्टर्स में अगर आप मोटिवेटिंग फैक्टर्स दोगे वर्कर को तो ये अक्सर में वर्कर को मोटिवेट करेंगे। और इस मोटिवेटिंग फैक्टर्स में आ जाता है आपका रिकग्निशन एट वर्क। आप वर्कर के काम को रिकग्नाइज करो कि वर्कर को बोलो हर वक्त कि भाई वाह भाई क्या काम किया तुमने, सही है। तो इस तरीके से रिकग्निशन देने से, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वगैरह देने से वर्कर की मोटिवेशन एक्चुअल में बढ़ती है। ट्रेनिंग एट वर्क। ट्रेनिंग एट वर्क मतलब आप वर्कर की स्किल लेवल को इंक्रीज कर रहे हो ताकि वर्कर ज्यादा चैलेंजिंग टास्क कर सके। सो दिस ऑल्सो मोटिवेट्स द वर्कर।
फिर सेंस ऑफ अचीवमेंट, आप वर्कर को मुश्किल काम दो, ताकि वर्कर अगर वो कोई मुश्किल काम करेगा फिर उसके पास एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी कि हाँ यार मैंने जो है वो जिंदगी में कोई चीज अचीव करी है। फिर उसके बाद प्रमोशन दें। वर्कर अगर अच्छा काम कर रहा है तो वर्कर को एक ही लेवल पे नहीं रखें, वर्कर को प्रमोट करें, उसको करियर लैडर पे क्लाइम करवाएं, ताकि वर्कर उससे ज्यादा मोटिवेट होता है। अच्छी सैलरी अगर देते रहोगे लेकिन स्टेटस आपने वही जूनियर मैनेजर का रखा हुआ है, तो अच्छी सैलरी देने से वर्कर मोटिवेटेड फील नहीं करेगा। फिर आप अगर कम सैलरी भी दे रहे हो लेकिन उसका स्टेटस बढ़ा दोगे ना, उसका प्रमोशन कर दोगे कि जूनियर मैनेजर से उसको आपने सीनियर मैनेजर कर लिया, तो वो शायद चीज ज्यादा मोटिवेट करे उसको। एंड देन वी हैव द चैलेंजिंग वर्क। आसान काम अगर दोगे तो वर्कर जो है वो डीमोटिवेटेड फील करेगा। आप वर्कर को चैलेंजिंग काम दो। अगर वर्कर का काम चैलेंजिंग होगा, वर्कर का काम मुश्किल होगा, तो वर्कर जो है वो मोटिवेटेड फील करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप विराट कोहली को किसी भी प्रेशर सिचुएशन में बैटिंग करने भेज दो, तो वो उसको मोटिवेट करती है, वो उसकी मोटिवेशन है कि यार ऐसा मैच जो कि हारा हुआ हो उसको जिताना है। तो दैट इज द चैलेंज दैट ही एक्सेप्ट्स एंड दैट मोटिवेट्स हिम। तो हमेशा चैलेंजिंग काम कुछ वर्कर्स को जो है वो मोटिवेट करता है कि भाई हमें जो है वो ये चैलेंजिंग टास्क मोटिवेट कर रहा है, और हमें जितना मुश्किल टास्क मिलेगा उतना ही ज्यादा वो मोटिवेटिंगली काम करेंगे। तो टू फैक्टर थियरी में आपका हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। हाइजीन फैक्टर्स व्हेन दे आर प्रेजेंट एट वर्क, जब मैनेजर हाइजीन फैक्टर्स इस्तेमाल करता है तो ये मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि वर्कर छोड़ के ना जाए। सिर्फ ये फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ वर्कर को जॉब छोड़ने से रोकते हैं, ना कि वर्कर को एक्चुअली मोटिवेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग, हर्जबर्ग ने बोला था कि भाई मोटिवेटिंग फैक्टर्स असल चीज है, ये मोटिवेट करते हैं वर्कर्स को। सो दिस वाज हिज थियरी। फिर उसके बाद आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पे। अब जाहिर सी बात है आपकी मोटिवेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अभी हमने देखी कि कुछ वर्कर को सेंस ऑफ अचीवमेंट मोटिवेट करता है, कुछ वर्कर्स को पैसा मोटिवेट करता है, एफ डब्ल्यू टेलर ने बोला, कुछ वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब सिक्योरिटी वगैरह ये सारी चीजें मोटिवेट करती हैं। तो हर एक वर्कर की जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ नीड्स होती हैं। तो यूजुअली जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपनी मोटिवेशन को दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, दैट इज फाइनेंशियल मोटिवेशन एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस फाइनेंशियल मोटिवेशन। फाइनेंशियल मोटिवेशन इज व्हेन द वर्कर इज मोटिवेटेड बाय मॉनेटरी बेनिफिट्स। जब वर्कर को आप पैसे देके जो है वो पैसों के बेनिफिट्स देके जो है वो मोटिवेटेड फील करवाते हो, सो दैट इज नोन एज फाइनेंशियल मोटिवेशन, विच इंक्लूड्स वेजेस। वेजेस की अगर हम बात करें तो दो चीज आती हैं, टाइम रेट एंड पीस रेट। टाइम रेट क्या होता है? टाइम रेट का मतलब है इट इज पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आवर्स द वर्कर्स हैज वर्क। मतलब आजकल के बच्चे इतने कोई, मैं क्या बोलूं अभी के, मैंने क्वेश्चन दिया था मुझे याद है यार, टाइम रेट लिखा हुआ है, डिफाइन टाइम रेट। बच्चों ने पीस रेट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि भाई टाइम रेट इज व्हेन वर्कर आर पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीसेस दैट दे हैव मेड। अबे इंसान के बच्चे, टाइम रेट जब लिखा हुआ है तो टाइम रेट पढ़ो ना। टाइम रेट मतलब व्हेन द वर्कर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ टाइम, द टाइम दैट दे हैव वर्क। So time rate is paid according to the number of hours the workers are working. या worker have worked. On the contrary, piece rate क्या होता है? Piece rate is when the workers are paid according to the number of pieces that they make. यहाँ पे एग्जाम्पल है, अगर मिस्टर ये 8 घंटे काम कर रहे हैं और उसको 10 घंटे $10 पर आवर जो है वो मिल रहा है, तो 8 hours multiply by 10 will be your 80 hours। एंड मिस्टर बी अगर 100 पीसेस बना रहा है और $2 पर पीस उसको मिल रहा है, so 100 multiplied by 2 is $200 for per piece that he makes. So this is what time rate and piece rate is all about. लेकिन लिमिटेशन है अपने अपने इनकी। टाइम रेट की लिमिटेशन क्या है कि एलियनेशन ऑफ वर्कफोर्स। वर्कर अक्सर ना फारिग बैठना शुरू हो जाता है, उसको पता है जितना ज्यादा टाइम लगूंगा उतना ज्यादा पैसे बनेंगे। तो एक अगर चीज 1 घंटे में हो रही है तो वो उसको 2 घंटे में कंप्लीट करते हैं ताकि उसके पैसे डबल बने। सेकेंडली, वर्कर हु इज वर्किंग एंड गिविंग हिज बेस्ट विल बी डिमोटिवेटेड। वो वर्कर जो कि दिल लगा के काम कर रहा है और सही तरीके से डेडिकेशन से काम कर रहा है, वो यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाएगा। क्यों? वो देखेगा वो दूसरों को कि भाई ये तो इतने स्लोली स्लोली काम कर रहे हैं, इनके पैसे ज्यादा बन रहे हैं,
मैं इतनी मेहनत करके काम कर रहा हूँ, मेरे पैसे तो कम बन रहे, तो मैं क्यों मेहनत करूँ? फिर वो भी मेहनत छोड़ देता है। और पीस रेट में मसला आता है क्वालिटी का। पीसेस जब बना रहा होता है ना वर्कर्स, तो ज्यादा कमाने के चक्कर में वो ज्यादा पीसेस बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से काम वो जल्दी जल्दी करता है। जब काम वो जल्दी जल्दी करता है तो फिर अल्टीमेटली होता ही है कि काम होता है खराब, तो क्वालिटी ऑफ द वर्क डिक्लाइंस। फिर आता है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। अब ये जो टाइम रेट और पीस रेट के डिसएडवांटेज है, इसका हल लेकर आता है आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे इज व्हेन द वर्कर इज पेड अकॉर्डिंग टू हिज परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, पीस रेट में क्वालिटी का इशू आ रहा है ना, कोई मसला नहीं है, आप एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर दो। क्वालिटी स्टैंडर्ड ये है कि अगर आपका डब्बा सही से पैक हुआ हुआ होगा, तभी आपको उस डब्बे के पैसे मिलेंगे, वरना फिर आपको उस डब्बे के पैसे नहीं मिलेंगे, आपको दोबारा से उसको सही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करा कि आप जो भी डब्बा बना रहे हो वो इस क्वालिटी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। आपने एक एग्जाम्पल करके दिखा दिया, और हर एक वर्कर अब उस एग्जाम्पल को फॉलो करेगा। अब जो है, जिसका भी कोई भी डब्बा उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता, तो फिर आपको जो है वो पेमेंट नहीं दी जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री के अंदर ले सपोज केक मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सही है, और केक जो है वो जितने एक्यूरेट बनेंगे उसी उसी केक के पैसे जो है वो आपको दिए जाएंगे। तो लेट्स सपोज एक वर्कर 100 पीस बनाता है, फिर एक सुपरवाइजर उस 100 पीसेस को चेक करता है, तो पता चलता है भाई 80 केक सही है, 20 केक थोड़े खराब हो गए, तो उसको 80 के पैसे मिलेंगे, क्योंकि 80 केक्स ने क्वालिफाई करा अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो दिस इज व्हाट परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। फिर टाइम रेट भी, परफॉर्मेंस, आपने टास्क दिया और आपने बोला ये टास्क 2 घंटे का है, जिसने 2 घंटे में कंप्लीट करा उसको पैसे मिलेंगे, जिसने 2 घंटे से ज्यादा लगाया उसको पैसे नहीं मिलेंगे। अगेन यहाँ पे भी आपने एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई 2 आवर्स इज द मिनिमम वर्किंग टाइम, इफ यू गाइज अचीव इट देन यू विल बी पेड, इफ नॉट देन यू विल नॉट बी पेड और यू विल बी पेड लेस। तो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे से आपकी जो टाइम रेट और पीस रेट के मसले हैं यहाँ पे हल हो गए। फिर बात करते हैं सैलरी। सैलरी क्या होता है? इट इज एन एनुअल पे दैट इज डिवाइडेड इनटू मंथली इंस्टॉलमेंट्स। इसको हम रिम्यूनरेशन भी कहते हैं। सैलरी का दूसरा नाम रिम्यूनरेशन भी होता है। तो यूजुअली सैलरी हर वर्कर को, हर मैनेजमेंट मैनेजर्स वगैरह को दी जा रही होती है। यूजुअली सैलरी उन जगहों पे दी जा रही होती है जहाँ पे जो है वो आपका काम जो है वो मेजर नहीं हो सकता। फिर उसके बाद है आपका कमीशन। कमीशन इज पेड ऑन एवरी सेल मेड बाय द एम्प्लॉय। कमीशन आप पे करते हो ऑन एवरी सेल दैट यू मेक। जो भी आप चीजें बेचते हो, जो भी आप सेल्स करते हो, उस पर आपको कमीशन मिलता है। तो एक सेल्समैन है, जाहिर सी बात है, अगर उसको कमीशन मिल रहा है हर एक सेल पे, तो उसके लिए वो मोटिवेशन होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल करे। कमीशन मोटिवेट्स द सेल्स एम्प्लॉयज टू सेल मोर। फिर बोनसेस की बात करते हैं। बोनस इज बेसिकली एन एडिशनल पेमेंट दैट इज मेड टू द एम्प्लॉयज अदर देन द सैलरी। यूजुअली ये एक एडिशनल पेमेंट होती है, एक्स्ट्रा पेमेंट होती है, जो आप सैलरी से हटके कर रहे होते हो। जैसे बैंक में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो बैंक जो है वो साल के आखिर में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखता है और उसको बोनस देता है। तो अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो उसको फिर बैंक जो है वो बोनस देता है। बोनस क्या होता है? जैसे डबल सैलरी दे दी। अगर किसी की लाख तनख्वाह है तो उसको 2 लाख बोनस में दे दिया। तो इस तरीके के बोनसेस पे किए जा रहे होते हैं ताकि आपका वर्कर मोटिवेटेड फील करे। एंड देन वी हैव प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग इज व्हेन एम्प्लॉयज आर पेड अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जब आप एम्प्लॉयज को इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम वर्क ऑन सैलरीज, आप क्या करते हो? वर्कर को प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा दे देते हो। तो अब इससे होता क्या है कि बेसिकली एम्प्लॉय और ओनर दोनों को ऑब्जेक्टिव सेम हो जाता है। अगर आप एम्प्लॉय को तनख्वाह पे रखते हो ना, तो एम्प्लॉय तो बोलता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हो या नहीं हो, हमें क्या, हमें तो अपनी तनख्वाह मिल रही है। लेकिन जब आप प्रॉफिट शेयरिंग पे एम्प्लॉय को रख देते हो ना, तो एम्प्लॉय चाहता है कि इस बिजनेस को प्रॉफिट हो। क्यों? ताकि उनका शेयर भी जो है वो इंक्रीज हो जाए। So this is what profit sharing is. So these are your financial motivators. Then we have non-financial motivations. Non-financial motivations क्या होती है आपकी? Basically, these are when the workers are motivated by non-monetary means. जब आप डायरेक्टली वर्कर को कोई पैसा नहीं दे रहे, आप वर्कर के जॉब में कुछ ऐसी चेंजेस कर रहे हो कि वर्कर मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तो इसमें तो सबसे पहला आ जाता है आपका जॉब रोटेशन।
अब जॉब रोटेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है, बैंक के अंदर काम कर रहा है, तो बैंक में वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। तो अक्सर क्या होता है कि एम्प्लॉय को जो है वो आप विद इन अ सिटी, विद इन एन एरिया, ब्रांचेस उसकी स्विच करते रहते हो। कि भाई वो एक साल जो है वो उसने ब्रांच नंबर 1 पे काम करा, दूसरे साल उसने ब्रांच नंबर 2 पे काम करा, तीसरे साल उसने ब्रांच नंबर 3 पे काम करा, फिर चौथे साल उसको दोबारा जो है वो ब्रांच नंबर 1 पे भेजा। तो दिस इज व्हाट जॉब रोटेशन इज। तो यूजुअली जॉब रोटेशन से वर्कर इसलिए मोटिवेटेड होता है क्योंकि लेट्स सपोज अगर उसकी ब्रांचेस चेंज होती जा रही हैं, तो उसके लिए क्या हो रहा है, उसके लिए हर साल नया एरिया आ रहा है और नई ब्रांच आ रही है, नए लोग आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें उसको जो है वो मोटिवेट करेगी। बेसिकली ये सारी चीजें उसको मोटिवेट करेगी और वो ज्यादा से ज्यादा अचीव करने की कोशिश करेगा। तो जॉब रोटेशन से आप वर्कर की मोटिवेशन इंक्रीज करते हो बाय स्वैपिंग अराउंड द टास्क दैट दे आर डूइंग फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड एंड देन अगेन चेंजिंग इट अराउंड। फिर उसके बाद होता है जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट क्या होता है? जॉब इनलार्जमेंट के अंदर जो है आप एक ही जॉब के अंदर जो है वो टास्क ऐड ऑन कर रहे होते हो। जॉब इनलार्जमेंट इज बेसिकली व्हेन यू आर एडिंग मोर टास्क टू अ स्पेसिफिक जॉब। फॉर एग्जाम्पल एक रिसेप्शनिस्ट है जिनका पहले स्टार्टिंग में काम था टू डील विद पेरेंट्स, बट आहिस्ता आहिस्ता उनके काम को और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाते गए। फॉर एग्जाम्पल उनको बोला कि भाई कोई भी क्वेरी आए उसको भी आप अटेंड करो, फिर क्लासेस जो हो रही हैं अटेंडेंस लो उसकी, एब्सेंटीज को कॉल करो, टीचर्स के साथ मीटिंग करो। तो क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जॉब का स्कोप बढ़ाया जा रहा है। तो जॉब enlargement is basically when you increase the task of the job in order to increase the scope of work. यूजुअली जब एम्प्लॉय किसी भी जॉब पे लगता है ना, तो उसको एकदम से सारे टास्क नहीं देते, कि एकदम से अगर उसको सारे टास्क मिले तो एम्प्लॉय जो है वो समझ नहीं आएगा उसको कुछ, और वो शायद घबरा के छोड़ के चला जाए। तो उसको टास्क देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके टास्क को इनलार्ज करते रहते हैं, उसकी जॉब के स्कोप को बढ़ाते रहते हैं। और ये बात पहले ही आप उससे कॉन्ट्रैक्ट में कर लेते हो कि भाई आपकी जॉब अभी जो सिर्फ आपको काम दे रहे हैं सिर्फ वो नहीं है, इसमें काम ऐड ऑन होते जाएंगे। तो ये नहीं है कि बाद में आप हमसे ज्यादा सैलरी मांगो, क्योंकि अगर काम आपके ऐड ऑन हो रहे हैं, दिस इज व्हाट वी हैव एग्रीड अपॉन। ये जो सैलरी हम आपको दे रहे हैं, ये सिर्फ इसकी नहीं दे रहे कि आपको पेरेंट्स डील करना है, इन सारे कामों की भी दे रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम ये काम बढ़ाएंगे। तो यूजुअली जॉब इनलार्जमेंट आपका ये होता है जब आप जो है वो वर्कर की स्कोप ऑफ वर्क को इंक्रीज कर रहे होते हो। देन वी हैव टीम वर्किंग। टीम वर्किंग क्या होता है? Team working is when the workers are put into teams or groups and are made responsible of certain tasks. टीम वर्किंग में आप वर्कर को जो है वो टीम्स में डाल देते हो, और वर्कर को टीम्स में डालने के बाद, ग्रुप्स में डालने के बाद उनको रिस्पॉन्सिबल बना देते हो आप टू अचीव सर्टेन टास्क, टू अचीव सर्टेन गोल्स। सो दिस इज व्हाट टीम वर्किंग इज। कि आपने वर्कर्स को टीम्स में डाला और टीम्स में वर्कर जो है वो एक दूसरे से मिलके काम कर रहे हैं। तो ये भी वर्कर को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है, वर्कर की सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब वर्कर टीम्स में काम करते हैं तो वो एक दूसरे लोगों से मिलते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, उनके साथ ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, तो दे फील हाईली मोटिवेटेड। देन वी हैव ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। और ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली वर्कर्स के स्किल लेवल को इंक्रीज करता है। और जब ट्रेनिंग से वर्कर मोटिवेट इसलिए होता है बिकॉज ही इज नाउ एबल टू डू मच मोर चैलेंजिंग टास्क। तो जब वर्कर्स ज्यादा से ज्यादा चैलेंजिंग टास्क करना शुरू हो जाता है, तो वी से दैट कि वर्कर्स की स्किल लेवल इंक्रीज हो रही है थ्रू ट्रेनिंग, एंड वर्कर इज नाउ एबल टू डू मोर कॉम्प्लेक्स टास्क। और उसकी वजह से वर्कर जो है वो मोटिवेटेड फील करता है। देन वी हैव प्रमोशन। प्रमोशन इज जब आप वर्कर को जो है वो उसके स्किल लेवल को देखते हुए उसकी जॉब को इन्हांस कर देते हो। दैट इज कि आप उसको प्रमोट कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक जूनियर मैनेजर की पोजीशन पे काम कर रहा है, तो आप उसको सीनियर मैनेजर बना देते हो, सही है। या कोई असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा है, तो आप उसको मैनेजर बना देते हो। तो इस तरीके से जब आप प्रमोशन देते हो तो वर्कर की रिकग्निशन बढ़ती है, वर्कर की एस्टीम नीड सेटिस्फाई होते हैं, और वर्कर जो है वो मोटिवेटेड फील करता है फ्रॉम द पर्टिकुलर जॉब। तो इस प्रमोशन को हम जॉब एनरिचमेंट भी कहते हैं, कि बेसिकली आपने जो है वो वर्कर की जॉब को बढ़ा दिया, प्रमोट कर दिया। एंड देन वी हैव फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट इज ऑल्सो अ नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन जिसके अंदर आप वर्कर्स को जो है वो प्रोवाइड करते हो विथ पर्क्स।
मतलब आप पैसे डायरेक्टली नहीं दे रहे, लेकिन आप वर्कर को गाड़ी घर वगैरह दे रहे हो, खर्चा हो रहा है इसके अंदर आपका, ट्रेनिंग में भी खर्चा होता है, लेकिन यू आर नॉट एक्चुअली पेइंग द वर्कर डायरेक्टली। फाइनेंशियल मोटिवेशन तो है कि डायरेक्टली आप उसको पैसा दे रहे हो। नॉन फाइनेंशियल इज बेसिकली कि आप वर्कर को पैसे नहीं दे रहे, लेकिन आप इनडायरेक्टली वर्कर की जॉब में ऐसी चीजें लेकर आ रहे हो जो कि वर्कर की मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। सो फ्रिंज बेनिफिट से व्हेन यू प्रोवाइड वर्कर्स विद पर्क्स सच एज पेड लीव्स, इंश्योरेंस, गाड़ी दे दिया, घर दे दिया, तो इससे वर्कर की मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होती है। तो इससे जो है वो वर्कर मोटिवेटेड फील करता है कि भाई आप उसको इतना प्रेस्टीज, इतनी रिकग्निशन वगैरह दे रहे हो, तो इससे जो है वो वर्कर की मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होती है। सो दीज आर योर नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। तो यहाँ पे हमारा मोटिवेशन का चैप्टर होता है खत्म। मोटिवेशन इस साल के लिए काफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सही है। और मोटिवेशन इस साल पेपर के अंदर जो है वो मेरे ख्याल से आ सकता है। तो मोटिवेशन आपका काफी इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर आपको जानना है कि भाई आपको जो है वो इसके मोटिवेशन के रीजन जानने हैं कि भाई मोटिवेशन क्यों होती है, वेल मोटिवेटेड वर्कफोर्स क्या होती है, और हाउ व्हाट आर द डिफरेंट थियरीज एंड हाउ वेल द वर्कर्स आर मोटिवेटेड। ठीक है, तो गाइस नाउ आई एम टेकिंग योर क्वेश्चंस, तो अगर कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लें, वरना फिर अल्लाह हाफिज।